अब हमको मैंने कल भेज दी थी तुम लोगों को ये पीडीएफ। उम्मीद है होगी तुम्हारे पास। नहीं? वैसे तो हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं सब, कम से कम साल में 2 दिन आते हैं, तब हम उन लोगों को याद कर लें जिन लोगों की वजह से आज देश इस रूप में मौजूद है कि भाई देश को देश कह सकते हैं। तो साल में 2 दिन तो याद कर लें। 2 दिन तो हम देशभक्ति जोर शोर से दिखाएं। कितना बढ़िया लगता है, चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा दिखता है। नहीं? तो हमें वो जो संविधान में वो जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो कम से कम साल में 2 4 5 बार तो पढ़ लें कि एक नागरिक के नाते हमारे कितने कर्तव्य। अधिकारों की तो सभी बात करते हैं, थोड़ी कर्तव्य की बात कर लें। और नागरिक वही होता है जो कर्तव्य की बात पहले करता है। अधिकार की रक्षा करने के लिए तो संस्थाएं मौजूद हैं सारी, कर्तव्य की भी तो बात होनी चाहिए ना। ऐसे अब स्कूलों में हमारा कितना चाव रहता था, 15 अगस्त है, नहीं? तैयारियां चलती रहती थी, फिर 26 जनवरी है। तो ऐसा रहना चाहिए। और अभी जब तुम लोग ये चाव नहीं दिखाओगे तो आगे स्कूल कॉलेजों में जाके, डिपार्टमेंट में जाके, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स बन के वहाँ क्या करोगे? नहीं, वहाँ जब तुम वहाँ वो उपखंड पे होंगे या जिला में होंगे तो वहाँ आधे अधूरे मन से जाओगे झंडारोहण के लिए, या फिर इसे छुट्टी मना के हॉलीडे एंजॉय करोगे? नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने हॉलीडे कैसे बना। नहीं तो पढ़ा देंगे आगे, थोड़ा धैर्य रखो। और अभी अपन पढ़ेंगे द ग्रेट डायनेस्टी विजयनगर। हेडिंग इसकी कुछ और है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो ये अभी पता चला है अपने को, आप ऐसे कहो कल पता चला है कि ये साम्राज्य था। 18वीं सेंचुरी के आरंभिक दशक में अपने को पता चला है विजयनगर था। तालीकोटा युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी 1565 में, है ना? बरार को छोड़ के बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदापुर, है ना? बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन चारों सुल्तानों ने मिलके 1565 के तालीकोटा युद्ध में न केवल विजयनगर को हराया बल्कि उसकी राजधानी को भी नेस्त नाबूद, खंडर से इस रहा विजयनगर का। हुआ क्या कि 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में, फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल में, टीपू सुल्तान मार्किव्स ऑफ वेलेज अली से लड़ता हुआ मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने मैसूर का छोटा सा हिस्सा वाडियार वंश के कृष्णराज थर्ड को दे दिया और शेष हिस्सा उन्होंने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया। इस वॉर में, फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल में, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक इंजीनियरिंग कोर भी शामिल थी और इस इंजीनियरिंग कोर में एक इंजीनियर था कॉलिन मैकेंजी। इंजीनियर था कौन? अब इंजीनियर को आप ऐसे मत समझो कि जैसे आज बीटेक की डिग्री ली है तो इंजीनियर है। ये वो काल नहीं है कि हिस्ट्री का प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी करनी होगी। तो आरंभिक जो रिसर्च स्कॉलर थे या जो राइटर थे, उनमें भी कोई आधुनिक मापदंड का हिस्टोरियन नहीं था। जब आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ते हो तो वो साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने आविष्कार किए थे, बस उनका क्या था, वो इंटरेस्ट एरिया था, इंटरेस्ट फील्ड था, इस वजह से उन्होंने आविष्कार कर दिया। कॉलिन मैकेंजी को मार्किव्स ऑफ वेलेस्ली ने, वेलेस्ली होता है, अपन वेलेस्ली हिंदी में गलत बोलते हैं, तो मार्किव्स ऑफ वेलेस्ली ने मैसूर में मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वे करने के लिए नियुक्त कर दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी का सर्वे करने के लिए नियुक्त। ये अंग्रेज जहां भी गए दुनिया में, इनका पक्का ये मानना था कि शासन करने के लिए या उस क्षेत्र को बेहतर मैनेज करने के लिए हमें उस क्षेत्र की
सारी जानकारी होनी चाहिए। जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो सारी जानकारी अपने को होनी चाहिए। इसलिए सर्वेयर बना दिया किसको? मद्रास का सर्वेयर। और बाद में कॉलिन मैकेंजी भारत का पहला सर्वेयर जनरल बना। कॉलिन मैकेंजी ही भारत का पहला सर्वेयर जनरल बना। कॉलिन मैकेंजी की मुलाकात वहां एक व्यक्ति से हुई, और वो व्यक्ति जो है वो स्थानीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत भी जानता था। वो था केवेल्ली बोरिया। पहले तो बना किसका सर्वेयर? अरे ये लिखा हुआ है, सब आ गया ना। ये कॉलिन मैकेंजी का गाइड बन गया। केवेली बोरिया कॉलिन मैकेंजी का क्या बन गया? गाइड बन गया। कॉलिन मैकेंजी ने दक्षिण भारत के लगभग 8000 अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन खोज निकाले। इसकी डेथ हो गई 1821 में। इसके सारे खजाने को लेके इसकी वाइफ इंग्लैंड चली गई। ये तो ईसाई है ना। थोड़े दिनों बाद उसने दूसरी सेकंड मैरिज कर ली। ठीक है, ये तो हिंदुस्तान में 7 जन्मों का बंधन। अमेरिका में तो इस बंधन का एवरेज 5-6 साल है ना। तो फिर उसको पैसों की जरूरत पड़ी, बेच दिए सारे। कॉलिन मैकेंजी की सारी लाइब्रेरी उसकी वाइफ ने बेच दी। बहुत प्रयास करके भारत सरकार उनमें से कुछ इंस्क्रिप्शन वापस लाने में कामयाब हो पाई है, और वो अभी तमिलनाडु, चेन्नई में रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ मैसूर में भी रखे हुए हैं। अब विजयनगर की जानकारी प्राप्त हो गई। फिर यहां पर एक आईसीएस था। कौन? जगह नहीं है अपने पास कहीं भी, जगह का सख्त अभाव है। आईसीएस था रॉबर्ट सेवेल। ये कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का आईसीएस है। ठीक है, इसने, हालांकि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, अब तो ब्रिटिश भारत में आईसीएस है। इसने यहां रहने के दौरान, क्योंकि पता चल गया था विजयनगर के बारे में, तो इसने विजयनगर के ऊपर एक बुक लिखी है। वो बुक अभी तक विजयनगर डायनेस्टी के ऊपर सबसे बेहतरीन टेक्स्ट बुक है। ए फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर किसने लिखा? रॉबर्ट सेवेल ने। किसने लिखा? रॉबर्ट सेवेल ने। ठीक है, जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूं तो उसका मतलब केवल इसमें लिखे हुए अक्षरों का वाचन करना नहीं है। तो आप इसे अपनी इसमें नोटबुक में इनको लिखें, अभी यहाँ समझ लें, और घर जाके इसको दोबारा देखें और इसे अच्छे से नोट करें। इसका एनसीईआरटी पढ़ाने का एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि 5-10 सवाल जो एनसीईआरटी से 5 to 10 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से आने हैं, अपने वो सारे सही होने चाहिए, उसमें से एक भी मिस ना हो। और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ही सॉल्व होंगे, बाकी और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाने के लिए कि ऐसे मैं भी मुंह धो के आ जाता हूँ, चाहे कितनी बार ही पढ़ रखी हूँ, लेकिन फिर भी हर बार मैं ये एनसीईआरटी पढ़ता ही पढ़ता हूँ कि यार चलो एक बार फिर से। और हर बार जब अपन पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, यार ये अपन ने मिस कर दिया था।
अब अपन ये विजयनगर डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो विजयनगर डायनेस्टी में अपन जानते हैं 4 राजवंश थे। कितने राजवंश थे? संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु वंश। संगम वंश की स्थापना की थी किसने? हरिहर और बुक्का ने, क्योंकि पहला राजा हरिहर बना, इसलिए संस्थापक कहलाएगा कौन? तो हरिहर डायनेस्टी का फाउंडर है कौन? वो संगम डायनेस्टी का फाउंडर है कौन? हरिहर। क्योंकि हरिहर और जो 5 भाई थे, इनके पिताजी का नाम क्या था? संगम था। ठीक है। और ईयर्स का तो खैर आप चैप्टर में देख लेना। और सालू वंश की स्थापना की है नरसिंह सालू ने। फाउंडर कौन है? नरसिंह सालुव। और तुलुव का वीर नरसिंह तुलुव। और अराविडु का तिरुमल। कृष्णदेवराय जो शासक हुए हैं वो कौन से वंश से हैं? तुलु वंश से। तुलु वंश से हैं। ठीक है। हम्पी के भग्नावशेष, हम्पी क्यों कह रहे हैं इसे? ये तो विजयनगर है। यहां एक स्थानीय देवी थी, पंपा देवी। यहाँ एक स्थानीय लोक देवी थी, कौन सी? तो इस पंपा देवी के नाम पर यहां के जो लोग हैं वो इसे क्या कहने लग गए? हम्पी। विजयनगर को लोग क्या कहने लग गए? क्योंकि किताबों में तो ये नष्ट हो गया, इतिहास में तो नष्ट हो गया, लेकिन लोगों की स्मृति में ये हम्पी के नाम से जीवित रहा। विजयनगर के, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, पंपा देवी के। ठीक है। जैसे अपने मेवाड़ के जो सिसोदिया और मेवाड़ के जो गुहिल और सिसोदिया शासक हैं, ये भगवान एकलिंग नाथ जी के नाम पर शासन चलाते थे, वैसे ही विजयनगर के जो राय थे, विजयनगर का शासक खुद को राय कहता था ना, तो विजयनगर के राय भगवान विरूपाक्ष के नाम से शासन चलाते थे। तो विजयनगर का वास्तविक शासक कौन था? भगवान विरूपाक्ष, शिव का एक रूप। देखो, कोलिन मैकेंजी का चित्र है। जो मैं आपको कह रहा था, तेलुगु ब्राह्मण, कावेलेरी वेंतक लक्ष्मैया, है ना, कैवेलरी बौरिया। पूरा नाम क्या है इसका? ये कावेलेरी वेंतक लक्ष्मैया। और ब्रिटिश जो सोर्सेज हैं वो इसे बोलते हैं कावेलेरी बौरिया। बौरिया, है ना, रॉकी बौरिया। तो विजयनगर डायनेस्टी कब स्थापित की गई थी? 1336 में, हरिहर और बुक्का के द्वारा। इस समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और जिस जगह विजयनगर डायनेस्टी स्थापित हुई थी वो था होयसल राज्य, है ना। और इसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। विजयनगर के जो शासक हैं वो खुद को क्या कहते थे? राय। क्योंकि एक तरफ यहाँ उड़ीसा है और बाद में बहमनी राज्य भी स्थापित हो जाएगा, तो दक्कन सुल्तान। ठीक है ना। तो दक्कन के सुल्तान क्या कहलाएंगे? पशुपति। और उड़ीसा के शासक और विजयनगर के शासक नरपति। एक क्वेश्चन है ये। उड़ीसा के शासक खुद को क्या कहते थे?
गजपति, और दक्कन के सुल्तान खुद को क्या बोलते थे? अशुपति। और विजयनगर के शासक खुद को नरपति बोलते थे। विजयनगर के शासक राय की उपाधि धारण करते थे, राय। ठीक है। तो इतिहासकार तो विजयनगर को साम्राज्य कहते हैं, और वहां के लोग कहते थे कर्नाटक साम्राज्य, क्योंकि ये होयसल डायनेस्टी थी ना। और आज यहाँ कौन सा राज्य है वर्तमान भारत में? कर्नाटक, कर्नाटक साम्राज्य। अपने को उत्तर भारतीयों को ऐसा लगेगा ये मंदिर है, जबकि ये मंदिर नहीं है, ये क्या है? पूरा ही गोपुरम है। मंदिर का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम है। और किस मंदिर का गोपुरम है ये? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? चोल था ये, कावेरी का बेटा, पौन्नी सेल्वम। अपन जानते हैं कृष्ण देव राय ने दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में गोपुरम बनवाए। जिन मंदिरों में पहले से गोपुरम थे वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी उसने शेष सभी मंदिरों में गोपुरम बनवाए। अच्छा, हाथी घोड़े और लोग, गजपति का मतलब हाथियों का स्वामी, तो उड़ीसा के शासक गजपति थे, ठीक है ना। और दक्कन के सुल्तान खुद को, और विजयनगर के राय खुद को नरपति, लोगों का स्वामी। विजयनगर के शासक कहते थे कि हम लोगों के स्वामी हैं, उड़ीसा के शासक कहते थे हम हाथियों के स्वामी हैं, और दक्कन यानी बहमनी के सुल्तान कहते थे हम घोड़ों के स्वामी हैं। ठीक है। अब देखो, विजयनगर के शासकों ने विशाल मंदिरों जैसे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर का चन्न केशव मंदिर, तो जब मैचिंग आएगा ए को बी से, तो बाकी सब पड़े हुए होंगे, ये चन्न केशव पूछेगा। आप कहोगे चन्न केशव मंदिर कहाँ है, ये तो सुना ही नहीं। तो चन्न केशव मंदिर कहाँ? बेलूर। तो उस समय व्यापारियों का बहुत महत्व था, क्योंकि भारत में तो अच्छी किस्म के घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े थे ही नहीं, तो घोड़े आते थे विदेश से, अरब से, मध्य एशिया से, और उनको ये अरब व्यापारी लाते थे। बाद में पुर्तगालियों का जब समुद्र पर अधिकार हो गया तो वो घोड़े लाते थे। इसलिए दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर के बीच जो शाश्वत संघर्ष चला, उस संघर्ष में एक कारण तो रायचूर दोआब का मैदान था। रायचूर दोआब यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब। विजयनगर और बहमनी के बीच संघर्ष का जो कारण था, उसमें एक कारण क्या है? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब का मतलब कृष्णा, तुंगभद्रा नदी बेसिन। क्योंकि दक्षिण भारत में उपजाऊ भूमि का बहुत अभाव है, जंगल, पहाड़, पठार, झरने हैं। ठीक है। तो ये जो दक्षिण भारत के थोड़े बहुत उपजाऊ भाग हैं, उनमें रायचूर दोआब प्रमुख है। इस दोआब पे अधिकार करने के लिए विजयनगर और बहमनी के सुल्तान अपनी स्थापना से लेके और अपने अंत होने तक लड़ते रहे। इसलिए रायचूर दोआब क्या कहलाया? तो ऐसा नहीं है कि रायचूर दोआब पर केवल विजयनगर और बहमनी लड़े। ये 1000 साल का संघर्ष था, जो वातापी के चालुक्यों और कांची के पल्लवों से शुरू होके और विजयनगर और बहमनी के शासकों तक चलता रहा। इसलिए रायचूर दोआब क्या कहलाया? इनके झगड़े का दूसरा कारण था ये घोड़े, अशुसेना।
तो मालाबार जो क्षेत्र आता था वो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए विजयनगर मसालों के व्यापार के लिए भी फेमस था। देखो, विजयनगर साम्राज्य का जो चरम उत्थान हुआ है वो हुआ है तुलु शासकों के समय। कृष्णदेवराय किस वंश का था? तुलु वंश का था। कृष्णदेवराय बहुत सारी वजह से प्रसिद्ध था। कृष्णदेवराय का समय वही है जो भारत में बाबर के आक्रमण का समय है, ठीक है ना। जब दिल्ली में इब्राहिम लोदी था, मेवाड़ में महाराणा संग्राम सिंह थे, ठीक है ना, उसी समय विजयनगर में कृष्णदेवराय था, और उसी समय बाबर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उसने बहरा और बाजोर जीत लिए। तो कृष्णदेवराय के समय विजयनगर साम्राज्य अपनी बुलंदियों पे पहुंच गया। कृष्णदेवराय जितना बड़ा योद्धा था उतना बड़ा ही वो कला और संस्कृति का संरक्षक भी था, ठीक है ना। सबसे पहली बात, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे जो क्या कहलाए? अष्टदिग्गज, ठीक है ना। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी महाराज के 8 मंत्री क्या कहलाते थे? और अष्टछाप क्या थे? वल्लभ संप्रदाय के 8 कवि। 3 बातें, जैसे ही अष्टदिग्गज, वैसे ही अष्टछाप, वैसे ही याद आए अष्टप्रधान। इतना सही रहता है और कोई ज्यादा माथा फोड़ी का काम नहीं है, ठीक है ना। तो इन अष्टदिग्गज में जो सबसे बड़ा विद्वान था वो था अल्लासिन पैदन्ना। अल्लसनी पैदन्न, और दूसरा तेनालीराम कृष्ण है। अल्लसिन पैदन्न को तेलुगु काव्य का पिता कहते हैं। अल्लसिन पैदन्न क्या कहलाता है? तेलुगु काव्य का पिता। और इन्होंने एक किताब लिखी, सौरोचित संभव। और किताब कौन सी लिखी है? ठीक है। और दूसरे जो अष्टदिग्गज के बड़े कवि हैं वो हैं तेनालीराम, है ना। और ये अपने व्यंग हास्य के लिए प्रसिद्ध है। तेनालीराम कृष्ण की कहानियां खूब पढ़ी है ना हमने, और इनकी फेमस बुक है पांडुरंग महामात्य। फिर एक धुरजटी है, कवि धुरजटी, और एक अय्यल राजू रामचंद्र है। और अष्टदिग्गज के नाम मैं इसलिए आपको याद करवाता हूं ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो कि वल्लभाचार्य उसमें शामिल। वल्लभाचार्य को तो कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था, ठीक है। वल्लभाचार्य अष्टदिग्गज में शामिल नहीं थे। तो अभी अपन ने कहा कि कृष्णदेवराय ना केवल वीर था बल्कि वो विद्वानों का संरक्षक भी था। वो उसी परंपरा का शासक था जिस परंपरा के विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया, महाराणा कुंभा, उसी परंपरा के शासक हैं कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय की गणना भारत के सबसे शक्तिशाली और विद्वानों को संरक्षण देने वाले शासक के रूप में होती है। तो अभी इसके विजय अभियान की बात तो अपन करेंगे, पहले इसकी सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो इन्होंने खुद ने भी
अमुक्त माल्यद नाम से एक रचना लिखी, और अमुक्त माल्यद किस भाषा में है? मोतियों की माला। और इस किताब में शासक के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और इन्होंने दूसरी किताब लिखी, वो नाटक है जामवती कल्याणम। और बड़ी बात है, ये किताब संस्कृत में है। ये किताब किसमें है? तो अब आजकल जो पिछले 1-2 सालों से जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, उसमें विजयनगर का तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो विजयनगर के क्वेश्चन में जो आएंगे, उसमें एक तो वो यात्रियों के आने का क्रम है, वो किन देश के थे, विजयनगर के किन शासकों के समय आए। दूसरा, कृष्णदेव राय के बारे में भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जब यात्रियों ने कुछ कहा। ठीक है, तो वो डुआर्टे, बारबोसा, डोमिंगो पेस इसके समय आए थे ना, तो उन्होंने कुछ कहा है तो वो सेंटेंस आ जाएगा। अभी पिछले 5-7 महीनों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें कृष्णदेव राय का सवाल जरूर पूछ रहे हैं। और अभी मैनी टाइम रिपीट हुआ है कि अमुक्त माल्यद किस भाषा में है? किस भाषा में है? और अल्लसनी पैदन की जो किताब है सौरोचित संभव, ठीक है ना, किस भाषा में है? क्यों है? क्योंकि अष्ट दिग्गज तेलुगु के ही 8 कवि हैं। आपको हर भाषा याद रखनी नहीं है। अष्ट दिग्गज के सारे कवियों की लैंग्वेज क्या है? इसलिए यहां दिक्कत है कि जामवती कल्याणम संस्कृत में है। सौरोचित संभव की विषय वस्तु अगर पूछे तो उसका दूसरा नाम है विष्णु चित्तीय। विष्णु चित्तीय, क्योंकि अलवार संत थे पेरिये अलवार, उनका दूसरा नाम था विष्णु चित्तीय। उनकी गोद ली हुई बेटी थी क्या है? हाँ, अच्छा, हाँ मैंने गलत बोल दिया। वो अमुक्त माल्यद का दूसरा नाम है विष्णु चित्तीय। गलत बोल दिया मैंने। अमुक्त माल्यद का दूसरा नाम है विष्णु चित्तीय, उल्टा बोल दिया मैंने। और इस विष्णु चित्तीय में कहानी है किसकी? वो अंडाल, जिसका दूसरा नाम था क्या? गोंदा। अंडाल को गोंदा जो है, वो अलवार संत पेरिये अलवार की गोद ली हुई बेटी है। और इसकी दूसरी जो विषय वस्तु है, वो इसमें शासक के कर्तव्य बताए गए हैं। देखो, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथी, ये ऐसे। तो ऐसा तो संभव है ही नहीं कि हम इतने सारे सेंटेंस रट लें, उनको याद कर लें। नहीं, हमको विषय वस्तु अगर याद रहेगी तो हम उसको क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। जैसे अभी मैं कई सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, यहाँ पे हटा दूं ये तो अपन ने बात की। और मैंने पीछे जस्ट कहा कि कृष्णदेव राय ने दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों में क्या बनवाए? गोपुरम। अष्ट दिग्गज तेलुगु के 8 कवि थे, और इसने खुद ने भी रचनाएं लिखी, जैसे अमुक्त माल्यद या विष्णु चित्तीय। अमुक्त माल्यद किस भाषा में है? तेलुगु में। और जामवती कल्याणम नाटक है किस भाषा में? अब देखो, इन्होंने राज्य को विस्तार किया। अपन जानते हैं कि इन्होंने उड़ीसा अभियान किया, रायचूर दोआब पे अधिकार कर लिया, दक्कन के सुल्तानों को हरा दिया, बीजापुर के सुल्तानों को हरा दिया, और बीजापुर बहमनी सुल्तानों को हरा दिया, और बीजापुर सुल्तान को कैद से रिहा करवा के उसको गद्दी पर वापस इसलिए उपाधि धारण की यवन स्थापनाचार्य कि नहीं है। इनका क्रम देखो, सबसे पहला तेलुगु और कृष्णा नदियों के बीच का, यानी रायचूर दोआब जीत लिया कब? उड़ीसा के शासकों को पराजित कर दिया कब? बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया कब? ये बातें हमने वैसे भी याद कर रखी हैं, लेकिन क्रम से पता नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने रायचूर दोआब जीता, ईयर किस लिए याद करना है। फिर इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासक को हराया, फिर इन्होंने
बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया। ये देखो, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ा और मां के नाम पे नगर बसाया, कौन सा? नगलापुरम। विजयनगर की पहली राजधानी कौन सी थी? अनेगुंडी। दूसरी, तीसरी, गुंटी, और चौथी पेनुगोंडा, और पांचवी चंद्रगिरी। चंद्रगिरी। एक सवाल तो ये कर दोगे। सबसे पहली राजधानी है अनेगोंडी। अनेगोंडी क्यों कहते हैं पता है इसे? क्योंकि वो अंगद था ना, किसका बेटा? बाली। बाली और सुग्रीव का राज यही था, और बाली का बेटा था अंगद, तो अंगद ने ये किला बनवाया था, इसलिए उसके नाम पे क्या है? अनेगुंडी। और दूसरी राजधानी? और तीसरी राजधानी? गुंटी। और चौथी राजधानी? पेनुगोंडा। और लास्ट राजधानी? चंद्रगिरी। ये अनेगुंडी तो राजधानी होयसल राजाओं के समय थी। होयसल राजाओं के समय भी राजधानी क्या रही होगी? अनेगुंडी रही होगी। विजयनगर किसने स्थापित किया? हरिहर ने। और गुंटी को राजधानी कौन ले गया? बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट। और पेनुगोंडा? तिरुमल। तिरुमल। और चंद्रगिरी? क्या स्थिति है? ठीक है, अब विजयनगर का वैभव नष्ट हो जाएगा 1565 में राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा के युद्ध में। ठीक है, और इसका कारण था प्रधानमंत्री, उसने दक्कन के सुल्तानों को आपस में लड़ाने का काम किया। विजयनगर और बहमनी एक दूसरे से शाश्वत लड़ रहे थे, इसके बावजूद वो चाहते थे कि दोनों राज्य बने रहें। तभी तो कृष्णदेव राय ने बहमनी सुल्तान को वापस स्थापित करवाया और यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। ये उपाधि पूछी जा रही है। शासक जो यवन राज स्थापनाचार्य कहलाया, शासक जिसने अमुक्त माल्यद लिखी। विजयनगर बहमनी संघर्ष का मूल कारण रायचूर दोआब। ए फॉरगॉटन हिस्ट्री विजयनगर किसने लिखी? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किसने ढूंढे? कॉलिन मैकेंजी ने। भारत का पहला सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी के कार्यों में सहायता देने वाला स्थानीय कैवेली बोरिया। कैवेली बोरिया, वो पूरा नाम याद नहीं रहेगा, है ना? कैवेली बोरिया कौन था? कैवेली बोरिया। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? उनकी भाषा अमुक्त माल्यद की भाषा। अमुक्त माल्यद की विषय वस्तु राजा के कर्तव्य, और इसका दूसरा नाम विष्णु चित्ती है। विष्णु चित्ती किसकी कहानी है? पेरिये अलवार और अंडाल। पेरिये अलवार की गोद लुई बेटी थी ना अंडाल, ठीक है ना? सौरोचित संभव किसने लिखा? इसका दूसरा नाम मनुचरित, ठीक है ना? और तेनाली रामकृष्ण की किताब का नाम जामवती कल्याणम किसकी किताब है? किस भाषा में है? कितना इजी हो गया ना विजयनगर, इसलिए पहले पढ़ लो, फिर उसे घर जाके रिवीजन कर लो, फिर उसका अपन यहाँ रिवीजन कर लेंगे, फिर इसका टेस्ट ले लेंगे। अभी इसके 30-85 सवाल हैं विजयनगर बहमनी के, ज़्यादा माथापड़ी नहीं है, उनको अपन सॉल्व कर लेंगे, उनमें से कोई एक सवाल आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, किस्मत बढ़िया रहती है, तुम्हारी 2-3 आ जाते हैं, ठीक है? जैसे अभी मैं एक सवाल बताऊंगा, देखो। अब 1565 में जो तालीकोटा युद्ध हुआ विजयनगर वर्सेज बहमनी, क्योंकि बहमनी डायनेस्टी 5 भागों में टूट गई, ठीक है ना?
तो बहमनी डायनेस्टी 5 भागों में टूटी, वो राज्य बताओ। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। क्या बात है, तुमने स्थापना का क्रम ही बता दिया, वेरी गुड। बरार कब स्थापित हुआ? और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर। बीदर की स्थापना की अमीर अली बरीद ने, क्या कहते थे उसे? और गोलकुंडा की स्थापना की कुली कुतुब शाह ने। और अहमदनगर की बीजापुर। और बरार, फरीद शाही कहां पे थी? इमाद शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही। तो ये विजयनगर के खिलाफ जो एंटी पैक्ट बना, इसमें बरार नहीं था। इस एंटी पैक्ट में और इस समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव की हत्या करके तिरुमल अराविडु वंश स्थापित करेगा ना, तो सदाशिव वर्सेज बीजापुर। बहमनी तो है ही नहीं ना अब, 5 राज्य हैं। तो इस पैक्ट में बरार शामिल। सदाशिव का प्रधानमंत्री कौन है? देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है। अराविडु राजवंश पहले पेनुकोंडा ले गया राजधानी, और बाद में चंद्रगिरी ले गया। तो ये तो ध्यान रखो आप, आखिरी वंश ने पेनुकोंडा और चंद्रगिरी राजधानी बनाई है। तो जो ऑप्शंस आएंगे उसमें से 2-3 तो वैसे ही हट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों राजधानी अंतिम राजवंश ने स्थानांतरित की है। तो विजयनगर को न केवल इन्होंने पराजित किया, बल्कि 6 महीने तक ये विजयनगर में विजयी सेनाएं रही, और इन्होंने विजयनगर की आखिरी ईंट भी नष्ट कर दी। इन्होंने विजयनगर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिले जब इन्होंने पराजित पक्ष को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया हो, समाप्त कर दिया हो। तो नंगलापुर राज्य किसने स्थापित किया? अपनी मां के नाम पर। तो विजयनगर के शासन की जो मजबूती थी, वो दिल्ली सल्तनत की एकता और मुगलों के मनसबदार की तरह थी, उत्तर भारत की जमींदारी व्यवस्था की तरह थी। ये व्यवस्थाएं राज्य की मजबूती के लिए सहायक सिद्ध हुई, और बाद में उसके पतन का भी। तो ऐसे ही विजयनगर शासन में नायक थे, अमर नायकम, जो अपनी सैनिक सेवाओं के बदले भूमि का टुकड़ा मिलता था। जब तक शासक ताकतवर था, इनका स्थानांतरण होता रहा, लेकिन बाद में ये अपनी सत्ता को स्थायी कर लिए और इन्होंने केंद्रीय सत्ता के प्रति बगावत। तालीकोटा युद्ध के बाद ये नायक लगभग स्वतंत्र हो गए। इनमें जो प्रमुख नायक थे उनमें मदुरा, तंजौर, जिंजी, दक्षिण भारत में सांस्कृतिक योगदान में और विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में नायकों का भी बड़ा योगदान है। प्रमुख नायकों में मदुरा के नायक, तंजौर के नायक, जिंजी के नायक और इक्केरी के नायक। इक्केरी नायक, मदुरा के नायक, तंजौर के नायक, जिंजी के नायक। तो जब विजयनगर साम्राज्य अपनी राजधानी चंद्रगिरी लाया, तो जिंजी का नायक, तंजौर के नायक और मदुरई के नायक तीनों एकजुट हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके ऊपर खतरा मंडरा जाएगा। ये विजयनगर साम्राज्य है पूरा, और ऊपर ये बीजापुर रहा, ये बीदर रहा, ये गोलकुंडा रहा,
गोलकुंडा की राजधानी बाद में हैदराबाद चली जाएगी। देखो ये वारंगल के अवशेष पर ही तो गोलकुंडा स्थापित हुआ है। और बहमनी की आरंभिक राजधानी गुलबर्गा बाद में कहाँ चली जाएगी? इधर। ये विजयनगर और बहमनी राजाओं के बीच संघर्ष का कारण ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन ये रहा। तो विजयनगर जो साम्राज्य उसके पास देखो गोवा, भटकल, मंगलोर, कन्नौर, कालीकट, कोच्चिन, क्विलोन सारे बंदरगाह है ना। तो व्यापार विजयनगर की समृद्धि का एक कारण है। देखो ये कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण किया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार का जो विवाद हुआ उसमें बीजापुर के सुल्तान ने हस्तक्षेप किया। राम राय और अच्युत देव राय के बीच जब संघर्ष की स्थिति आई तो बीजापुर के सुल्तान ने दोनों के बीच समझौता करवाया ना। ये जो अभी मैंने आपको समझाया राय और नायक है, बीजापुर के शासक राय कह रहे हैं और उनके जो सैनिक अधिकारी हैं प्रांतों में वो क्या कहला रहे हैं? नायक है। इनको भूमि का टुकड़ा दिया गया, ठीक है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले ये वहां से राजस्व एकत्रित किया करते थे। तो अमर नायक जो है वो विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक प्रणाली थी और ऐसा लगता है कि जैसे ये एकता से प्रेरित हो। ये किसान, शिल्पकार और व्यापारियों से भू राजस्व वसूल करते थे और उसका एक हिस्सा अपने पास रख लिया करते थे। समय समय पर दरबार में जाकर और राजा को भेंट देते। अमर शब्द संस्कृत के समर से बना है, समर यानी युद्ध, और ये फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है। अमीर उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। जब राजा ताकतवर था तो इनका स्थानांतरण कर देता था। बाद में इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित, तो मैंने आपको बताया ना, प्रमुख नायक तंजौर का नायक, मदुरई का नायक, जिंजी का नायक, इक्केरी का नायक, ये बाद में स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे। तो विजयनगर राज्य का ये नक्शा बनाया है। तो विजयनगर राज्य के बारे में जो वर्णन किया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण वृत्तांत जो लिखा है वो निकोलो कॉन्टी नाम के इटालियन व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नाम का फारसी दूत और अफनासी निकितन रूस का व्यापारी, ठीक है ना। इन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी। दुआरते बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज 16वीं शताब्दी में आए थे। तो विजयनगर के बारे में जो सबसे बेहतरीन विवरण जिन्होंने लिखा है वो है निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक और अफनासी। बाकी तो आप वैसे ही हटा दोगे। अब इसमें से डोमिंगो पेस क्या कह रहा है देखो। अभी अपन देख लेंगे कौन सा व्यापारी कौन सा यात्री किसके समय आया, पूरी लिस्ट याद कर लेंगे अलग से। डोमिंगो पेस विजयनगर शहर के वर्णन में जो किया है इसने, उसमें से एक लाइन यहां पे दे रखी है ये। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि अपन ये सब रट लें। अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि शहर के बारे में वर्णन किसने किया है। डोमिंगो पेस, अफनासी निकितन और निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकितन, इन्होंने वर्णन किया है। फिर सबसे बेहतरीन तो वर्णन इन्हीं का है। 16वीं सेंचुरी में जो लोग आए हैं, दुआरते बारबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज, इन्होंने भी कुछ लिखा है। अब आप अगर PYQ को देखेंगे तो आपको ये सवाल मिल जाएगा। डोमिंगो पेस, ये लाइनें मिल जाएंगी सारी। इस शहर का परिमाप मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता।
मैं एक पहाड़ पे चढ़ा जहां से मैं इसका एक बड़ा हिस्सा देख पाया। मैं इसे पूरी तरह नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैं जितना भाग देख पाया यह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। तो आप तो इतना से याद रख लो। विजयनगर साम्राज्य की तुलना रोम के साथ किसने की है? डोमिंगो पेस ने की है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसका चैप्टर ही क्लोज कर देते हैं। अपन इसके जो सारे जो यात्री आए हैं ना, कौन सा यात्री किसके समय आया है ना, वो लिस्ट ही लिख लेते हैं। बार बार का झगड़ा खत्म। निकोलो कॉन्टी, ये इटली का था और 1420 में आया और देवराय प्रथम के समय आया। क्लियर? इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी 1420 में देवराय प्रथम के समय आया। और फारस का जो था अब्दुल रज्जाक, वो फारस का दूत था ये ऑफिशियली। देवराय सेकंड के समय आया। और कृष्ण देवराय के समय दो आए। एक तो डोमिंगो पेस और दूसरा दुआरते बारबोसा। कितना बढ़िया नाम है, बारबोसा। डोमिंगो पेस तो भारत में 1500 से 1516 के बीच रहा। और जो बारबोसा है ये 15, और डोमिंगो पेस का देश है पुर्तगाली। डोमिंगो कौन है? पुर्तगाली। और बारबोसा भी पुर्तगाली है। फिर हम देखो, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, दुआरते बारबोसा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फरनाओ रूनीज। ये भी कौन है? पुर्तगाली। इनमें ज़्यादा पुर्तगाली क्यों है भाई? क्योंकि इस समय भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया है और उन्हें अपना वहाँ राज्य स्थापित करने के लिए विजयनगर के शासकों से जूझना पड़ रहा है। इसके समय आएगा ये। और वो तो वर्ल्ड फेमस है ही है, सेंट फ्रांसिस जेवियर। जो इग्निशियस लोयोला के साथ सोसाइटी ऑफ जीसस का संस्थापक था। ये सदाशिव के समय। ये तो मिशनरी था। ये तो मिशनरी था। बारबोसा कब है?
कितने ईयर में? 1500 से 1516। और ये कब है क्रम? ये पहले है कितना? 1520। और ये कब से? ये क्रम चेंज कर दो ना। ये थर्ड नंबर पे है और ये फोर्थ पे है। अब ठीक है। इसमें विवाद थोड़ी है कि दोनों कृष्णदेवराय के समय आए हैं। अब आखिरी भी है, सीजर फ्रेडरिक। सीजर फ्रेडरिक ये तालिकोटा युद्ध के तुरंत बाद आया है ना? और यही कह रहा है कि सदा शिव की हत्या की किसने? तिरुमल ने। पुर्तगाली। तो ये याद नहीं हुई क्या तुमको अब तक? दोबारा से लिख रहे हो सारे? तो तालिकोटा युद्ध के विध्वंस का विवरण कौन करता है? सीजर फ्रेडरिक। और वो बहमनी के समय जो आता है, अफनासी निकितन रूसी यात्री, कब आया था? 1470 में बीदर था ये। रूस से एक ही आया है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रम से देखेंगे तो निकोलो कॉन्टी के बाद सेकंड हो जाएगा ना, अफनासी निकितन। तीसरे पाएगा अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के समय है, और तीसरे पे अफनासी निकितन है, और चौथे पर बारबोसा, पांचवे पे डोमिंगो पेस, छठे पे फर्नाओ नूनीज, सातवें पे सेंट फ्रांसिस जेवियर, और आठवें पर सीजर फ्रेडरिक। तो ये याद नहीं किया तुमने घर पे, जो इतना गौर करके लिख रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो? ये फेवरेट सवाल है, या तो तुम वो एग्जाम में जाके अपना सिर फोड़ लेना। सबसे इजी जो पूछेगा वो पूछेगा कि ये जो ट्रेवलर्स हैं इनके देश, ठीक है। सेकंड है किस शासक के समय आए। फोर्थ है इनका क्रम आने का। और किसी ने कुछ कहा है तो वो विवरण, जैसे आगे सवाल आ रहे हैं, जैसे अभी डोमिंगो पेस ने विजयनगर को रोम के समान बताया है ना, बैठा दूं क्या? ये देखो जल प्रणाली के बारे में, चाहे विजयनगर के शासक हों चाहे उनके नायक हों, सभी ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। जैसे कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाई गई एक नहर का विवरण हमको ये डायग्राम में मिलता है। और उस समय जो एक नहर बनवाई गई थी वो अभी कमलपुरम जलाशय के नाम से आज भी मौजूद है। कमलपुरम जलाशय। देखो अब्दुल रजाक ने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। अब्दुल रजाक जो है वो किले की कितनी पंक्तियों का उल्लेख कर रहा है? जनरली अपने राजस्थान में एक परकोटा होता था, ये कितने परकोटों की बात कर रहा है? ऐसे। तो ये परकोटे कैसे काम करते थे आप देखो।
अब्दुल रजाक कह रहा है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में जो थे, अब्दुल रजाक कह रहा है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। अब यहां बात यह है कि खेतों को भी परकोटे के भीतर क्यों ले लिया जाता था? ताकि शत्रु सेना जब आक्रमण करे तो उसे किसी भी तरीके से हमारे राज्य में मदद ना मिले, ना वो हमारी खाद्य सामग्री ले पाए और ना उसे नष्ट कर पाए। तो डोमिंगो पेस भी कह रहा है। अब देखो यहां पे एनसीईआरटी कह रही है कि आपके विचार से कृषि क्षेत्रों को किलेबंद करने की जरूरत क्यों है? अब जब अपन किलेबंद दीवार में एंट्री कर रहे हैं तो प्रवेश द्वार राजस्थानी है तो जानते ही हैं। दूसरी जो किलेबंदी है वो नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग की ओर है, और तीसरी जो है वो शासकीय केंद्र को घेर रखा है। डोमिंगो पेस कह रहा है कि पहली किलेबंदी खेतों के चारों ओर है, दूसरी किलेबंदी में नगर का केंद्रीय भाग है, और तीसरी किलेबंदी में महल हैं। महल हैं क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है वो उस समय स्थापित हुआ है जब दिल्ली सल्तनत है, तो सल्तनत की जो गतिविधियां थी उनका मिश्रण था। चाहे इनका प्रशासन हो, चाहे इनका स्थापत्य हो, सभी दिल्ली सल्तनत से प्रेरित हैं, उसके से समन्वित हैं। तो स्थापत्य में गुंबद और मेहराब हैं। तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व हैं इंडो इस्लामिक स्थापत्य। और विजयनगर और बहमनी दोनों के प्रशासन में वहां की क्षेत्रीय विशेषताएं भी हैं और दिल्ली सल्तनत के तत्व भी हैं। याद रखना, ये प्रशासन में कोई स्टेटमेंट पूछ ले। बारबोसा कहता है कि लोगों के आवास छप्पर के हैं लेकिन मजबूत हैं। तो अद्भुत बात है ना। एक तरफ विदेशी यात्री विजयनगर की संपन्नता का उल्लेख कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के गरीब स्थिति को भी बता रहे हैं। अरे छप्पर में कौन रहेगा भाई? गरीब लोग रहेंगे ना। तो एक तरफ तो सभी लोग कह रहे हैं, सभी विदेशी यात्री कह रहे हैं कि कि विजयनगर साम्राज्य संपन्न है, और दूसरी तरफ वो वहां के लोगों की गरीबी का भी वर्णन कर रहे हैं। तो ये तो हुई है कि कोई भी राज्य हो, कोई भी नगर हो, वहां सभी तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग बेहद अमीर होते हैं और कुछ लोग बेहद गरीब होते हैं। राजकीय केंद्र जो था वो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था, और यहां पर 60 से अधिक मंदिर मिले हैं। विजयनगर साम्राज्य में राजकीय केंद्र कहां था? दक्षिण पश्चिमी भाग में। वहीं से हमको अधिकांश मंदिरों के अवशेष मिले हैं जिनकी अपन अभी बात कर लेते हैं। देखो देखो ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा। और डोमिंगो पेस इसे विजय का भवन कहता है। तो ये खूब बार ये क्वेश्चन रिपीट है। विजय का भवन, सभा भवन या महानवमी डब्बा का उल्लेख कौन करता है? डोमिंगो पेस। ये अलग से दे रखा, महानवमी डिब्बा। तो अपने नवमी मनती है ना, महानवमी, दुर्गा पूजा या दशहरा, विजयदशमी, हो सकता है उन सब त्योहारों का ये केंद्र रहा हो सकता है। क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। ये रहा महानवमी डिब्बा।
ये रहा जो मैं कह रहा हूँ। 10 दिन के हिंदू त्यौहार क्या हैं? नवरात्रा और दशहरा पे समाप्त होते हैं। और बंगाल में ये क्या है? दुर्गा पूजा। तो विजयनगर साम्राज्य के महानवमी डब्बा का उल्लेख किसने किया है? डोमिंगो पायस ने। किसके समय आया था? और डुआर्टो बारबोसा किसके समय आया था? अब्दुल रज्जाक किसके समय आया था? किसके समय? देवराय सेकंड के समय। फरनाओ नूनीज किसके समय आया था? अच्युत देवराय के समय। और फ्रेडरिक सीजर किसके समय आया? कमल महल, इसकी आप सजावट चित्रकारी देखो। कमल महल विजयनगर में ही ऐसे कुछ अवशेष थोड़ी बचा है जिसको देखें। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक है लोटस पैलेस। कमल जैसी आकृति के कारण इतिहासकारों ने इसका नाम क्या रख दिया? हाँ, लोटस पैलेस। अब लोटस पैलेस के बारे में पता नहीं है कि भाई क्या काम आता होगा। ये रहा लोटस पैलेस। वो कह रहा है कि हो सकता है ये परिषदीय सदन रहा हो। परिषदीय सदन मतलब ये देखो, हाथियों का अस्तबल, जैसे घोड़ों का अस्तबल, हाथी रखेंगे ना। तो कमल पैलेस के बगल में ही है क्या? वो कमल पैलेस रहा और ये हाथियों का अस्तबल रहा। सभा मंडप, महानवमी डिब्बा, कमल पैलेस, हाथियों का अस्तबल अस्तबल, आगे आएगा विरूपाक्ष मंदिर। ये सब विजयनगर की क्या हैं? स्थापत्य कला के। और नंगलापुर नगर किसने बसाया? और पहली राजधानी, दूसरी और तीसरी, चौथी और पांचवी। अब आगे आएंगे हजार स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। किसने बनवाए दोनों मंदिर? विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं कौन से? हजार स्वामी मंदिर, हजार राम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। दोनों भगवान विष्णु के हैं। तो हजार राम मंदिर की दीवारों पर देखो ये मूर्ति कला, सैनिक, स्त्रियां, हाथी, सब है। घोड़े भी हैं। और मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग। काश विजयनगर के संपूर्ण केंद्र अगर हमको मिल जाते, काश विजयनगर अगर नष्ट नहीं हुआ होता। तो एक तो हजार राम मंदिर, दूसरा विठल स्वामी मंदिर, एक है यहाँ पे क्या? विरूपाक्ष मंदिर। तो हजार राम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर तो किसने बनवाए हैं? और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण तो कई सदियों तक चलता रहा। ठीक है ना? हाँ, विभिन्न शासकों के समय इसके निर्माण कार्य चलते रहे।
तो अपन जब विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की बात करते हैं ना, तो मंदिरों में एक विशेष संरचना है जिसको देखते हैं अपन। देख, एक तो विजयनगर साम्राज्य जिस जगह पर है ना, वो होयसल डायनेस्टी थी, वो चोल राजाओं के अधीन था, वो पल्लव राजाओं के अधीन था, और वातापी के चालुक्य राजाओं का भी यही क्षेत्र था। वातापी के चालुक्य, होयसल, पल्लव और चोल, और यहीं पर है विजयनगर। तो इन शासकों ने विभिन्न कालखंडों में यहां अनेकों मंदिर बनवाए हैं। तो वो परंपरा विजयनगर के शासकों ने भी जारी रखी, और कृष्णदेव राय तो इन सब से आगे निकल गया जब उसने सभी मंदिरों में क्या बनवा दिए, गोपुरम। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल ये कहो कि चोल, पल्लव और होयसल शासकों ने ही केवल मंदिर बनवाए हैं। विजयनगर शासकों ने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। राजकीय आदेशों पे क्या लिखा रहता था कन्नड़ लिपि में, सिरि विरूपाक्ष, और ये खुद को क्या कहते थे, हिंदू सुल्तान। तो जो काम मेवाड़ के शासक कर रहे थे दक्षिण भारत में, वही काम कौन कर रहे थे, विजयनगर के शासक। देखो, हम जानते हैं कि मंदिर में मुख्य देवता की जो मूर्ति होती है उसे गर्भगृह कहते हैं, यही है। गर्भगृह में मुख्य देवता प्रतिष्ठित होते हैं, और गर्भगृह के जस्ट सामने होता है मुखमंडल। गर्भगृह के सामने क्या होता है, मुखमंडल, मंडप। और उस मुख मंडप में या तो नंदी की मूर्ति होती है, अगर शिव जी का मंदिर है तो, भगवान विष्णु का मंदिर है तो गरुड़ की मूर्ति। गर्भगृह में जिस किसी देवता की मूर्ति होगी उसका वाहन उसके सामने होगा, जिसे मुख मंडप कहते हैं। अब तो क्लियर। अगर गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति है तो, और विष्णु की है तो गर्भगृह के जस्ट सामने क्या होता है, मुख मंडप। मुख मंडप, क्लियर। अब गर्भगृह के बाद जो आगे जो मंडप होता है उसे बोलते हैं अर्ध मंडप। उसे क्या बोलते हैं, अर्ध मंडप या सभा मंडप। गर्भगृह में तो मंदिर के पुजारी होते हैं, श्रद्धालु थोड़ी जा सकते हैं। अरे गर्भगृह में हम और तुम थोड़ी जा सकते हैं, वहां तो पुजारी जी होते हैं। तो बाहर से जिस जगह से श्रद्धालु रह के देवता के दर्शन करते हैं वो जगह क्या कहलाती है, अर्ध मंडप या सभा मंडप। और इसके बाद जो जगह होती है वो है महामंडप। सभा मंडप में तो क्या है, श्रद्धालुओं के खड़े होने की जगह। और महामंडप जो है वो विशेष उत्सव पर देवता को सिंहासन पर बैठाकर पूजा जाता है। क्रम है ये। विजयनगर का जो मंदिर स्थापत्य है वो तो पता है ना क्या है, विजयनगर का जो मंदिर स्थापत्य है वो क्या है, द्रविड़ शैली। विजयनगर के मंदिर जिस शैली में बने हैं वो शैली कौन सी है, द्रविड़ शैली है। तो उसमें मंदिर के जो अंग हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान। यूपीएससी पीटी ने पूछा कल्याण मंडप किसकी विशेषता है, विजयनगर मंदिरों की। तो गर्भगृह के सामने होता है मुख मंडप, और गर्भगृह, इसके बाद अर्धमंडप या सभा मंडप। अर्धमंडप या सभा मंडप क्या है, और फिर महामंडप क्या है, इसके अतिरिक्त मंदिर में दो और मंडप होते हैं। दो और मंडप होते हैं, ठीक है। एक होता है अम्मान मंडप। क्या होता है, अम्मान मंडप। ये गर्भगृह के उत्तर पश्चिम दिशा में एक कमरा होता है। गर्भगृह के
उत्तर पश्चिम में कमरा। क्यों होता है भाई ये कमरा? इस कमरे में आराध्य देवी की मूर्ति होती है। आराध्य देवी की मूर्ति होती है। और दूसरा होता है कल्याण मंडप। कल्याण मंडप जो होता है ये पूर्वी फाटक के बाईं ओर एक भवन होता है। और इसमें देवी देवता का वार्षिक समारोह होता है। इसमें देवी देवता का वार्षिक समारोह होता है। जैसे विवाह, जैसे विवाह। नोट कर लिया? किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। यही है। अब इसमें क्या होएगा? गर्भगृह। ठीक है। गर्भगृह में मुख्य देवता रहेंगे। मुख्य देवता के सामने मुखमंडप, यानी इसमें देवता के वाहन की मूर्ति होगी। राइट। गर्भगृह के सामने, ये तो फर्स्ट। सेकंड, अर्धमंडप या सभा मंडप। क्या काम है इसका? श्रद्धालुओं की जगह। तीसरा, इसमें देवता का वार्षिक समारोह या विशेष उत्सव पर पूजा होती है। किस पे बैठा के? सिंहासन पे बैठा के। इसके अलावा विजयनगर के जो मंदिर हैं उनकी दो और विशेषताएं हैं। एक तो क्या है? अमान मंडप। ये गर्भगृह के कौन सी दिशा में? गर्भगृह के, तुमको दक्षिण और उत्तर एक ही दिखता है क्या? उत्तर पश्चिम में आराध्य देवी की मूर्ति। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर के मंदिरों की विशेषता। और एक विशेषता क्या है?
ये पूर्वी फाटक पर, पूर्वी फाटक के बाईं ओर देवी देवता का वार्षिक उत्सव जैसे विवाह। ये लो, इस सवालों को कर दोगे आसानी से, कोई समस्या ही नहीं है। वो सिर्फ ये पूछेगा आपसे कि विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की कौन सी विशेषता नहीं है ना। बहुत टाइम लेते हो, पता नहीं क्या अभी वो क्रेसिव राइटिंग सीख रहे हो क्या। बहुत सुधार की जरूरत है खुद में। चेंज कर दूं। इस बात को दिखाता है ये कि घर पे तुमको जो होमवर्क दिया जाता है तुम उसको उससे कोसों दूर मीलों दूर हो, दिए गए काम को नहीं करते हो, फिर बाद में मतलब उसका असफलता का रोना धोना रोते हो। विदेशी यात्री सबसे पहले कौन आया। निकोलो कॉन्टी। कब आया। 1420 में। किस देश का। इटली का। अपने शासक कौन था। देवराय। वंश तो याद करने ही करने हैं। किस वंश का है। ठीक है, ये एक स्पेशल बात बोलता है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछा, अभी 10 दिन पहले का एग्जाम हुआ। कौन सा एक यात्री है जो ये कहता है, मैं इसी में मेंशन करा दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीज बोने की मशीन, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल का ये भारत में पहला उल्लेख है। और हम रटते रहते हैं कि औद्योगिक क्रांति में सीड ड्रिल का आविष्कार किया किसने। जैथ्रो ने। जैथ्रो ने औद्योगिक क्रांति को क्रेडिट दे रखा है सीड ड्रिल के आविष्कार का। और निकोलो कॉन्टी जो हमारे 1420 में आया है, वो कह रहा है कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीज बोने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं होता ना सवाल। सेकंड, अब्दुल रज्जाक। ये फारसी दूत था, किसके समय आया। प्रौढ़ देवराय या गजबेटकर।
गज बैठकर, हाथियों का, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है अफनासी निकितिन। और निकितिन अंकल जो हैं ये 1470 में बीदर में थे। और कौन है ये? रूसी अंकल है, रशियन ट्रेवलर है। तुम जो रूस जाते हो वो वाला रूस नहीं है, ठीक है। कृष्णदेवराय के समय एक तो डुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पेस। और ये कौन है? कृष्णदेवराय के समय इतने पुर्तगाली यात्री क्यों आ रहे हैं भाई? 1500 से, और ये 1516 के बीच रहा है। और डोमिंगो पेस रहा है 1520 से। तो पुर्तगाली गवर्नर जो अल्बुकर्क था ना, उसका दुबासिया था ये। कौन? तो अल्बुकर्क के साथ कृष्णदेवराय की जो संधि हुई थी कि सारे घोड़े आपको दे देंगे और बीजापुर के साथ हमारे होने वाले संघर्ष में आप न्यूट्रल हो जाओ, उसमें ट्रांसलेटर कौन था? चेंज कर दें? इसके बाद है कौन सा नंबर आ गया ये? अरे दो कृष्णदेवराय के समय आ गई ना। परनाओ टूनीज कहाँ से है? कब आया है? किसके समय? और फिर वो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर। हालांकि इसका निधन वहाँ चीन में समुद्र में हुआ था। मिशनरी था ये, इग्निशियस लोयोला का फाउंडर, जिसने सोसाइटी ऑफ जीसस स्थापित की। और ये आया है किसके समय? सदा शिव के समय। शिव तो सदा ही रहते हैं ना। शिव तो क्या है? शाश्वत है। और सीजर फ्रेडरिक, ये भी कौन है? ये 1567 1568 आया है। और तालीकोटा युद्ध के तुरंत बाद आया है। तो तालीकोटा युद्ध के विनाश का वर्णन, विजयनगर के विनाश का वर्णन किसने किया? ये कहता है तिरुमल ने ही सदाशिव की हत्या की।
चेंज कर दें क्या? क्या दौड़ रहा है? ये रहा विरूपाक्ष मंदिर। आज इतने भव्य रूप में विद्वान है, तो उस समय आप सोच के देखो। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया? कोई एक शासक नहीं है। हजार राम और विठल स्वामी मंदिर किसने बनवाए? गोपुरम क्या थे? मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार। विजयनगर के राजा किस देवता के नाम पे शासन करते थे? विठल स्वामी का रथ मंदिर है ना। और ये जिंजी का झूलता हुआ मंडप, याद रखने हैं। झूलता हुआ मंडप कहाँ है? जिंजी में। झूलता हुआ मंडप जिंजी में। एक यहां ध्यान रखना है आपको कि मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता थी रथ गलियां, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। विजयनगर के राजाओं ने जो मंदिर बनवाए, उनमें गोपुरम से सीधी रथ गलियां थी। रथ गलियां मंदिर की विशेषताओं में ये मेंशन करना है। देखो, मदुरई के नायकों द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम, बात की थी ना अपन ने कि नायकों ने भी तो। अब देखो, भारत सरकार ने 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया, और यूनेस्को ने 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम्पी आज विश्व विरासत स्थल है, 1986 में बनाया है। आगे चले। मंदिरों में बाकी विशेषता वही है जो हिंदू मंदिर स्थापत्य में होती है, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। विजयनगर की तुलना रोम के साथ किसने की? तो डोमिंगो पेस ने ही बाजार का भी एक एग्जाम्पल दिया है। या लास्ट पेज पे एक क्वेश्चन है, उसके लिए माथा पूरी कर रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, देखो। किस एक विदेशी यात्री ने कहा, राजा मंझला कद का है, गोरा रंग है, अच्छी काठी, कुछ मोटा, और उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं? डोमिंगो पेस कह रहा है। किसके बारे में? या तो आपसे ट्रेवलर पूछेगा, विच ट्रेवलर, या फिर विच किंग, कौन से राजा के बारे में, किस यात्री ने। मेनी टाइम रिपीट क्वेश्चन है। अब बात है, विजयनगर राज्य था क्या? राज्य का स्वरूप।
एक तो नीलकंठ शास्त्री जी ने कहा है कि ये युद्ध राज्य था, ठीक है, कि ये वॉर स्टेट था, हमेशा युद्ध में लड़ रहे थे। विजयनगर और बहमनी क्या है, ठीक है। और जो इसके बारे में इतिहासकारों की आम राय है वो कहते हैं सामंतवादी मॉडल है, उसे छोड़ो। जो मत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, खंडीय राज्य का मॉडल किसने दिया ये सिद्धांत? बर्टन स्टीन ने। ये पूछा जा रहा है आजकल, विजयनगर को खंडीय राज्य किसने कहा? बर्टन स्टीन ने। है ना, कितनी आसान सी बात, तुम वैसे ही परेशान होते रहते हो। अब इसमें ऐसा क्या है जो तुम घर जाके पढ़ोगे और याद नहीं होगा? हम्म? तो कौन सा विदेशी यात्री है जिसने ये कहा था कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा था? किसने कहा था? निकोलो कॉन्टी ने, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की? सौरोचित संभव किसने लिखा? कितना आसान लग रहा है ना। क्लास ओवर, कल मनाते हैं द ग्रेट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। कौन सा है? इनमें आधों को पता नहीं होगा ये कौन सा है। 79 वाह, ठीक है। कितनी बजे आ रहे हो? 7 बजे? 8 बजे आ रहे हो क्या? ठीक है, तो अपना लाडू साथ लेके आए और एक मेरे लिए भी लाएं।